गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 1। ओके, क्वेश्चन 1 to 5। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। कॉट ए, कॉट ए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आंसर आ रहा है ना, तो कॉट ए को लिख दो कॉस अपॉन साइन। तो ओरली दिख रहा है कि a अपॉन साइन है तो 2r हो गया, तो 2r कॉमन हो गया। ठीक है, नाउ 2r कॉमन एंड नाउ इट विल कम आउट cos a प्लस cos b प्लस cos c। सोचो, अब एक्सरसाइज 20 ऑफ लोनी में प्रॉब्लम्स किए होंगे, तो उसकी मदद से तुम निकाल लोगे कि cos a प्लस cos b प्लस cos c कुछ 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। और फिर तुम जानते हो स्मॉल r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R प्रोडक्ट ऑफ साइन। ठीक, तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ये पेन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका RH तो एग्री करते हो ना कि इसका RH R3 इंटू एस लिखा हुआ है, वो R2 R3 R3 R1, ये S स्क्वायर आ जाएगा। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रूव, मैं अब चलो LH से करते हैं। ये तुम्हारा RH है, तो कुछ है थोड़ी करने को क्वेश्चन में। R3 प्लस R1, तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस आइडिया से करना चाहते हो। ठीक है, मैंने इसको 4 कैपिटल R यूज कर लिया। 4 कैपिटल R यूज करूं या डेल्टा अपॉन S माइनस से, है ना, कैसे भी कर लो दोनों से हो जाएगा। तो डेल्टा अपॉन S माइनस C S माइनस A करो यार, सिंप्लीफाई करो, मेरे ख्याल से बन जाएगा। साइन C, तो ये बन गया B, 2S माइनस A माइनस C इज B एंड हियर इज S माइनस C S माइनस B, तो उधर A आ जाएगा, उधर A आएगा। AB साइन C, डेल्टा कॉमन, और नीचे मेरे ख्याल से कुछ हीरोन्स फॉर्मूला जैसा बन रहा है, S माइनस A C, और यहां C और B, S माइनस A स्क्वायर B इंटू C। कैलकुलेशन गलत लिख दी, S माइनस A नहीं, यहां S माइनस C 2 बार आएगा, तो मिस्टेक सही कर लो, ये आ रहा है। ठीक है ना, आई थिंक ये टर्म को 2 टाइम्स एरिया 2 डेल्टा स्क्वायर। बेमतलब में डाउट पूछा मुझसे तुमने, है ना, कि सर S माइनस सी लिखिए इंटू एस लिखिए, तो नीचे हीरोन्स फॉर्मूला फिर क्रिएट हो गया डेल्टा स्क्वायर। समझो क्या कर दिया मैंने, ठीक है ना, मैंने नीचे हीरोन्स फॉर्मूला फिर क्रिएट कर दिया। तो बस ये आंसर आ रहा है S अपॉन S माइनस सी, ये आंसर। तो R3 इंटू एस चाहिए ना, R3, एक डेल्टा बचना चाहिए था, तो एक डेल्टा कैंसिल, हाँ वो एलसीएम में डेल्टा स्क्वायर आया था एक्चुअली, वो इधर भी डेल्टा था ना। परफेक्ट, अब ठीक है ना कि सर यहां भी डेल्टा था यहां भी डेल्टा था, तो ये डेल्टा क्यूब हो गया, तो 1 डेल्टा इज देयर,
और अब समझ गए कि सर ये टर्म R3, एट्थ क्वेश्चन R+R1। अब चलो कैपिटल 4R से करते हैं। वैसे अगर कैपिटल 4R से करोगे तो 4R साइन 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 और R1 में एक साइन दो कॉस, तो साइन A/2 कॉमन, एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, साइन A/2 कॉमन, फिर कॉस कॉस प्लस साइन साइन। आई थिंक ये कॉस ऑफ डिफरेंस आ गया, कॉस B-C/2 आ गया। अब लोग समझ रहे हैं कि सर जो tan B-C/2 है ना, tan B-C/2, नहीं मैं नेपियर से नहीं जा रहा हूं, मैं इसको साइन अपॉन कॉस लिख रहा हूं, तो कॉस B-C/2 कैंसिल हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विथ साइन B-C/2 ओनली। और बाहर क्या था, बाहर 4R साइन A/2 था। अब जिसको अकल है वो पता क्या कहेगा कि साइन A/2 को आप कॉस B+C/2 लिखवा दो, समझ गए? तो कॉस B+C/2 साइन B-C/2, ये तुम्हारा साइन B माइनस साइन C कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तो तुम समझ गए कि सर साइन B माइनस साइन C कटते चले जाएंगे। हाँ हाँ नेपियर से करो, बिल्कुल मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। 15, 12 एंड 13, या 12 बताने का मेरा मन नहीं है, ठीक है 12 नहीं बता रहा। 13 में फीलिंग नहीं आ रहा कि इसमें ऑल आर वन साइड एंड BC अलग, तो क्यों ना मैं अपना 13 का जो प्रूफ दैट है वो ये प्रूव कर लूं, R1 प्लस R2 R3, मैं ये प्रूव ना कर दूं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम डेल्टा में जाके करना चाहते हो तो अच्छा आइडिया, डेल्टा स्क्वायर आउट, ये पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह की कैलकुलेशन। मैंने एलसीएम ले लिया कि सर आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट लाइक दिस। बस ब्रैकेट को खोलो, 2s स्क्वायर माइनस BS/CS AS, that is S into A plus B plus C, that is 2S again, plus BC, और नीचे तो तुम समझ रहे हो कि सर हीरोन्स फॉर्मूला फिर लिखा हुआ है। डन हो गया, इक्वल टू BC 20 अप टू 20, नहीं 11th नहीं बताऊंगा, ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं पूछने की कोशिश मत करो, ठीक है, बहुत टफ नहीं देंगे। 16th क्वेश्चन को एक्चुअली वैसे तो RHS से करना समझदारी है, ठीक है, और जो लोग RHS से नहीं करेंगे तो वो लोग आंसर से हिंट लेंगे कि आंसर में 2R लिखा है, तो जो कॉसे है ना उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर A/2, 2 साइन स्क्वायर A/2, सही है। तो पहला टर्म तो 2R आ गया, और जो बाद का टर्म आया 2R साइन स्क्वायर A/2। हाँ मैं भी यही कहूंगा कि लोग शॉर्ट आंसर लाना प्रेफर करते हैं, तो इसको RHS से करना ज्यादा अच्छा था। तो 2R माइनस 4R साइन स्क्वायर A/2, पहला टर्म तो एग्जैक्टली 2R बन गया, और 4R साइन स्क्वायर A/2, साइन स्क्वायर A/2 को अब देखो बुद्धू बनाने वाली बात है कि सर एक साइन A/2 बाहर लिख लीजिए, और जो एक साइन A/2 बचा ना इंटू साइन A/2 है ना 4R, वो एक्चुअली वो स्मॉल r का फॉर्मूला विथ कैपिटल R रिलेशनशिप की तरफ जा रहा हूं। तो एक साइन A/2 को ना आप cos B+C/2 लिख करके खोल दीजिए, समझो मैं क्या कह रहा हूं ये, और इसे ओपन कर दो, cos cos माइनस साइन साइन, सही कह रहा हूं ना। तो कई लोगों को बात मेरी समझ में आ गई कि ये जो पहला टर्म है साइन cos cos ये R1 बन जाएगा, और जो दूसरी टर्म है साइन इंटू साइन वो स्मॉल r बन जाएगा, सही है ना।
गॉट द पॉइंट आई सपोज। 20th प्रॉब्लम। अरे बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार, सारे क्वेश्चन बहुत लल्लू हैं। तुमको 20th में ऐसा लग नहीं रहा कि सर दो दो को क्लब करते हैं? बताओ, दो दो को क्लब करने का मन कर रहा है कि नहीं? कि सर लेट्स कलेक्ट R1 माइनस R एंड लेट्स कलेक्ट 2 and 3। सही। अब मुझे तो बेस्ट थॉट ये लग रहा है कि लेट्स इन्वॉल्व 4R। अरे 4R कैंसिल हो गया। साइन कॉस कॉस साइन साइन साइन, मान तो यही कैलकुलेशन जो यहां आई थी। साइन A/2 आउट, साइन A/2 आउट, कॉस कॉस माइनस साइन साइन इज कॉस ऑफ B प्लस C/2, तो दैट बिकम कॉस B प्लस C/2। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर कॉस कॉस माइनस साइन साइन, तो कॉस B प्लस C/2 को मैं साइन A/2 लिख दूं क्या? तो साइन स्क्वायर A/2 एंड हियर 4R आउट, साइन, एक मिनट, कॉस A/2, आई थिंक कॉस A/2 आउट। कुछ लोग समझ पा रहे हैं मैं कर क्या रहा हूं? कॉस A/2 आउट, साइन B/2 कॉस C/2 एंड हियर कॉस B/2 साइन C/2। तो कुछ लोग पहचान गए कि ये साइन ऑफ B प्लस C/2 बन गया एंड साइन ऑफ B प्लस C/2 इज व्हाट? कॉस A/2। तो कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया क्वेश्चन कि सर ये तो कॉस A क्रिएट हो गया, कॉस A इज 0। तो कॉस A 0 जानते हो ना? कॉस A 0 π/2, A इज π/2। ओके, अप टू 20 डन। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा बताने की इच्छा नहीं है। वैल्यू निकाल लेना, सिग्मा साइन ए, सिग्मा कॉट A/2, सबकी वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है ना? तुम्हारे पास कैपिटल R है, मतलब निकाल लोगे ABC अपॉन 4 डेल्टा। कुछ सीखा होगा ना तुमने कि सर देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड ABC अपॉन 4 डेल्टा, और डेल्टा तो मुझे 8th क्लास में ही सिखा दिया था, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, तो कैपिटल R निकल आएगा। अगर मेरे पास कैपिटल R है तो मेरे पास स्मॉल साइन ए, साइन बी, साइन सी तीनों है, और मैं कॉट A/2 भी निकाल लूंगा। आराम से घर पे सोचना कि कैसे। 18 नहीं बता पाऊंगा, क्लास के बताए हुए क्वेश्चंस नहीं बता पाता हूं मैं दोबारा। ठीक है, एक कोई कह रहा है लोनी का 34th क्वेश्चन, मुझे रफली याद आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्या था। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, अब तो बन जाना चाहिए था ना वो क्वेश्चन। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ कितना था? थीटा एंगल है ना? तो तुमने एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, जहां तक मुझे ध्यान है कि इस एंगल को थीटा लेने से माइनस की टर्म आती है। सही है? अच्छा, तुमको ये लेंथ निकालने को कहा था ना उसने। क्वेश्चन क्या था मुझे याद दिलाओगे कि वो प्रॉब्लम क्या था? लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी थी क्या? जल्दी से हाँ बोल दो। एक कोई मुझे याद दिला दो, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है क्या? यस, ओके, ठीक है। तो सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन, कॉर्ड बाइसेक्ट, कॉर्ड परपेंडिकुलर, ये सारी बातें तुमको पता है। ए बी ऑल गुड, ठीक है। अब आई थिंक इस लेंथ को देख के हाइट की फीलिंग आ रही होगी, और जब हाइट की फीलिंग आती है तो एरिया क्लिक करता है। तो हाफ ए बी, अगर मैं इसे थीटा नहीं लेके अगले एंगल को थीटा बोलता हूं तो मुझे लगता है कि ये पाई माइनस थीटा, कि सर इसको पाई माइनस थीटा लेने से आंसर एग्जैक्टली मैच कर गया था। ठीक, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तुम तो जानते हो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और यहां पर हाफ दिस लेंथ इनटू हाइट, जो कि कॉर्ड का आधा लेंथ है, हाफ एच इंटू। अब रही बात ये लेंथ की, तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर मेक यूज ऑफ कोसाइन लॉ।
कोसाइन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। मेरे ख्याल से अब तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। अब देखो प्लस आ गया, ये प्लस आ गया तो तुम्हारे आंसर से टैली कर गया। ध्यान रखना आंसर h नहीं है, आंसर 2h है। डन। कुछ लोग समझ गए मेरे ख्याल से बात को, ठीक। आई थिंक होमवर्क कंप्लीट, फाइन। लास्ट क्लास मैंने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी, राइट। व्हाट आर माइनर्स, व्हाट आर कोफैक्टर्स, एंड हाउ डू वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइन। तो ये सारी बातें क्लियर। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ अबाउट डिटर्मिनेंट। पॉइंट नंबर 1 लिखते जाओ। इफ, लिखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a row slash column are 0, if all elements of a row or column are 0, then value of determinant, is equal to 0. Value of determinant is equal to 0. मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में कोई दम नहीं है कि सर इसमें, इसके प्रूफ में हम आपको क्या बताएं। क्या ना, जब सारे एलिमेंट किसी रो के 0 हैं तो आप तो स्मार्टली कह दोगे कि इसी रो के अबाउट खोल दीजिए, 0 इंटू कोफैक्टर प्लस 0 इंटू कोफैक्टर प्लस 0 इंटू कोफैक्टर, आंसर इज 0. All elements of a row or column are 0, then value of determinant is 0. Point number 2. If 2 rows slash column, मतलब जो भी बात मैं रो के लिए बोल रहा हूं ना, वो बात कॉलम के लिए भी वैलिड है। इफ एनी 2 rows or columns, any 2 rows or columns are identical, any 2 rows or columns are identical, then value of determinant is 0. Then value of determinant is 0. कोई भी दो, तुम तो जानते हो हमको 3x3 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी स्टेटमेंट बोल रहा हूं दैट इज वैलिड फॉर एनी ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो कह रहा है कि कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी 0। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। एक काम करो, ये रो के कोफैक्टर्स देखो तुम कि सर लेट्स ऑब्टेन कोफैक्टर्स, तो तुमको फट से नजर आएगा कि सर सारे कोफैक्टर 0। A2 A3 माइनस A2 A3, दिमाग लगाओ, A1 A3 माइनस A1 A3, A1 A2 माइनस A1 A2, तो ऑल कोफैक्टर्स 0, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। रिमेंबर
पॉइंट नंबर 3, नहीं भाई एक रो और एक कॉलम कैसे हो सकता है, कहा ना 2 रो या 2 कॉलम, रो और कॉलम को मिक्स मत करो, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग रहने दो। जो भी चर्चा होगी वो रोज पर होगी या कॉलम पर होगी, दोनों को मिक्स नहीं। पॉइंट नंबर 3, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स लिख दो, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स डजंट affect the value of determinant. Interchanging rows and columns doesn't affect the value of determinant. ठीक, स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। दिस इज वन डिटर्मिनेंट, तो ये कह रहा है कि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, मतलब जो फर्स्ट रो है मेक इट फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ऑब्वियसली उसी ऑर्डर में, बुद्धि लगा के इंटरचेंज मत कर देना कि सर इसको सेकेंड कॉलम तो बना रहा हूं लेकिन नंबर इधर उधर कर दिए, नॉट लाइक दिस कि 1 2 3, तो अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक, कि 3 को यहां कर दिया, ये सब नहीं करना है, उसी ऑर्डर में सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसका कारण पता क्या है, इसका कारण बहुत इजी है कि सर जो डेफिनेशन होती है ना डिटर्मिनेंट की, है ना, ये जो टेक्निक है जो डेवलप की गई है, इस टेक्निक में वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं और दोनों तरीकों से आंसर सेम आता है। सर या तो आप रो के अबाउट खोलते हो या कॉलम के अबाउट, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आता है, अलग नहीं आता। तो यहां पर तुम फील कर सकते हो कि चलिए इसको सेकंड रो के अबाउट खोल दो, यहां पर मैं कहूंगा कि चलो सेकंड कॉलम के अबाउट खोल दो, तो देखना तुमको सेम एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखेगा कि हाँ यहां से वैल्यू निकाला, यहां से वैल्यू निकाला, एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। समझ पा रहे हो? तुमको तो कोफैक्टर माइनर लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सिखा दिए थे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू, नो डाउट, इजी। 5 seconds quickly. Done. Now point number 4, उसके बिफोर मैं थोड़ा थोड़ा सा तुमको और भी नए अलजेब्रा फॉर डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करता जाता हूं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैं डिटर्मिनेंट को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मान लो एक डिटर्मिनेंट डेल्टा लिख दूं तो कंफ्यूज मत होना कि सर डेल्टा तो एरिया था ना ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आई एम कॉलिंग इट डिटर्मिनेंट बाय दिस, डोंट गेट कंफ्यूज, वरना कैपिटल डी लिख लेना, राइट। तो यू एज्यूम कि सर कुछ भी डिटर्मिनेंट है, मैं इससे एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू गेट द वैल्यू ऑफ के डेल्टा, कुछ 2 times डेल्टा, समझ रहे हो, डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बहुत अच्छा तरीका तो ये है कि सर वेरी सिंपल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लो
Your value of determinant is 6. Now you want the value of 2 times determinant. Your answer is 12. 2 into 6, 12. This is one good method to multiply determinant by scalar. कोई कहता है कि नहीं, मेरे को तो स्केलर को इस डिटर्मिनेंट के अंदर एडजस्ट करके बताओ कि इक्वल टू सम डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स. तो नाउ यू रिमेंबर कि जो स्केलर है ना, तुम डिटर्मिनेंट के अंदर ले जा सकते हो, मल्टीप्लाई बाय एनी वन रो और वन कॉलम. एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट k डेल्टा. मतलब लाइक दिस, फॉर एग्जांपल k_a_2, k_b_2, k_c_2. तो आगे ध्यान रखना कि किसी भी डिटर्मिनेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वन रो या वन कॉलम गेट मल्टीप्लाइड बाई k. ठीक, जिसको प्रूफ चाहिए, प्रूफ में कोई दम नहीं है. ठीक है, सोचोगे तुमको आंसर मिलेगा. एक बात सोच के बताना, सी दिस कॉलम, इस कॉलम को ध्यान से देखो. ठीक, और इस कॉलम को देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हर एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ दिस कॉलम, हर एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ दिस कॉलम, सोच के बताना क्या वो सेम नहीं होंगे? कि सर ऑल कोफैक्टर्स आर सेम. आई थिंक ये C1, ये 1 2 एलिमेंट है ना, तो कोफैक्टर ऑफ दिस C12. तो व्हाट आई से इज कि इसका कोफैक्टर सेम ही है, क्योंकि जिसको आइडिया है वो जानता है कि सर जब कोफैक्टर लिखे जाते हैं ना, तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा जाता है वो या तो माइनर होता है या माइनस माइनर होता है. ठीक, तो तुम बुद्धि को अपनी माइनर पे शिफ्ट कर दो. ठीक, मानते हो ना कि सर जिस एलिमेंट का माइनर लिखा जाता है वो एलिमेंट की कॉलम, वो एलिमेंट का रो किसी काम नहीं आता. तो जब तुम इन तीनों एलिमेंट के मुझसे कोफैक्टर पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये कॉलम खुद बेचारा काम आएगा ही नहीं. वही सेम यहां होगा. तो मानते हो जब मैं इस कॉलम को रिमूव करके बाकी एलिमेंट को देखूंगा तो उनमें तो कोई चेंज है ही नहीं कि सर देयर इज नो चेंज. वही तो है A1 A3 A1 A3, B1 B3 B1 B3, C1 C3 C1 C3. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. ठीक, तो अब कुछ समझदार लोग समझ रहे हैं कि सर आप क्या करने वाले हो. आप इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना, आप कहोगे इस कॉलम के अबाउट निकाल दो. k_a_2 C12, k_b_2 C22, k_c_2 C32. और तुम अब खट से बोल दोगे कि सर k कॉमन. I get k common and see what happened. A2 C12, B2 C22 and C2 C32. ये तो डेल्टा की वैल्यू है. तो मेरे ख्याल से समझ के बात कि ये जो नया डिटर्मिनेंट मैंने कंसीडर किया था, है ना, ये जो नया डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू मैंने मैच करा दी कि देख ये k टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा है. I guess you all understood. सही. गॉट द पॉइंट, है ना. तो ये सारी बातें आगे दिमाग में रखना और इसको उल्टा भी लगाना कि सर अगर कभी मेरा मन करेगा कि यार स्केलर को डिटरमिनेंट से बाहर निकालें तो भी मैं समझ जाऊंगा, है ना, कि एक कॉलम से वी कैन टेक स्केलर आउट फ्रॉम वन कॉलम या फ्रॉम वन रो. ओके,
थोड़ा सा सम के बारे में सीखते हैं। सम ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट का सम में कैसे ब्रेक करते हैं वो देखते हैं। We can split one determinant into sum of two determinant about one row या about one column। जो भी स्टेटमेंट मैं रो के लिए बोलूं ना, उसको तुम अंडरस्टूड समझ लेना कि सर ये स्टेटमेंट कॉलम पर भी वैलिड है। तुम एक रो या एक कॉलम के अबाउट ब्रेक कर सकते हो, कीपिंग रिमेनिंग रोज सेम, बाकी के रोज सेम रहेंगे, लाइक दिस। ये मतलब है। अगेन जिसको प्रूफ चाहिए कि यार ये एक रो के अबाउट कैसे तोड़ा जाता है, ऐसा क्यों, तो बहुत सिंपल आंसर है कि चलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अबाउट दिस रो ऑब्टेन करते हैं। हर किसी को समझ आ रहा होगा कि सर ये जो तीन डिटर्मिनेंट लिखे हैं ना, इन तीनों में एक खास बात है। जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, तीनों डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर सेम होंगे। कई लोग समझ रहे हैं कि सर जो फर्स्ट रो होता है ना, उसके एलिमेंट्स के जब कोफैक्टर लिखे जाते हैं तो फर्स्ट रो किसी काम नहीं आता इन ऑब्टेनिंग कोफैक्टर, बाकी के एलिमेंट्स काम आते हैं, और बाकी के एलिमेंट में तो देयर इज नो difference. So if I obtain the value of determinant, you will understand a1 plus b1 c11, a2 plus d2 c12, c plus d3 13। अब जिसको अकल है वो समझ रहा है कि अब आप क्या करने वाले हो। अब आप लिखोगे a1 c11, ये तो सिंपल नंबर्स हैं है ना, इतनी अलजेब्रा तो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ वी कैन राइट लाइक दिस। आई थिंक गॉट द प्रूफ, हो गया, प्रूफ हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, दिस इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, वेरी इजी। तो एक डिटर्मिनेंट को दो का सम तोड़ना सीख लिया, एक रो के अबाउट या एक कॉलम के अबाउट तोड़ा जाता है। अरे थ्योरी तो हमेशा बोरिंग होती है, तुमको पता है, तुमको दिखता नहीं कि सर थ्योरी बताते वक्त आप स्लो हो जाते हो, सवाल बताते वक्त आप फास्ट हो जाते हो, है ना। जब आदमी को मजा आ रहा होता है तब वो फास्ट होता है, और जब उसको खुद को मजा नहीं आता तो वो धीमा होता है। ठीक है, तो थ्योरी हमेशा बोरिंग होती है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और थ्योरी अगर नहीं समझी तो एप्लीकेशन तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको फील ही नहीं है। समझ गए। और समझने के लिए स्लो होना जरूरी होता है ना, कि थोड़ा स्लोली चलते हैं ना, रफ्तार पकड़ लेंगे, प्रॉब्लम्स करते में रफ्तार आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, पॉइंट क्लियर, फाइन। तो जस्ट ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूं कि चलो एक डिटर्मिनेंट देता हूं तुमको, हालांकि ये सब किसी काम के तो है नहीं, क्योंकि
तुमको कभी भी मैं इस इतनी मेहनत करता हुआ दिखूंगा ही नहीं कि सर आप क्या डिटरमिनेंट को तोड़ तोड़ के करते हो, हैं? ऐसा कभी तुमको दिखूंगा ही नहीं करता हुआ। फिर भी जस्ट जीके के लिए चलो इस डिटरमिनेंट को सम में स्प्लिट करते हैं। आई वॉन्ट ऑल ए सिंगल, आई वॉन्ट ऑल डी सिंगल, आई वॉन्ट बी सिंगल, आई वॉन्ट ई सिंगल। मेरा टारगेट समझ गए कि मैं कैसे डिटरमिनेंट लिखना चाहता हूं? तो लोग समझ गए कि सर आप एक काम करो, पहले रो 1 को निपटाते हैं, क्योंकि स्प्लिट करना हमें आता है अबाउट 1 रो, तो जो हमने आता है वो करेंगे। कीपिंग 2 रोज सेम, 2 में तोड़ दिया। भाई आपका पॉइंट अचीव करके दिखा देते हैं। आपने कहा था ए को सिंगल लाके दो, डी को सिंगल लाके दो, देखो ए और डी को सिंगल बना दिया। अब तुम समझ रहे हो कि सर आपने कहा था कि बी और ई को भी सिंगल करो, तो अब तुम समझ रहे हो कि सर ये डिटर्मिनेंट 2 में टूटेगा, ये डिटर्मिनेंट भी 2 में टूटेगा, तो अब टोटल 4 डिटर्मिनेंट में आंसर आने वाला है ना? दिस डिटर्मिनेंट स्प्लिट अबाउट सेकेंड रो, and similarly this determinant is split again in 2 determinant, B and E, sorry, तो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए तुमको करके दिखाया है, ठीक है? वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम तुमको दिखेगा कि सर ऐसा कुछ कभी करने की जरूरत पड़ी तो नहीं लाइफ में, है ना? ज्यादा से ज्यादा एक डिटरमिनेंट को 2 में तोड़ने की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ती है, डोंट वरी, ठीक? तो हमारा जीके भी स्ट्रांग है ना, कि हम लोग सवाल तो कर ही लेते हैं, हम लोग जनरल नॉलेज वाली बातें भी बता देते हैं, राइट? ठीक है, तो सम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो इज क्लियर, है ना? नाउ पॉइंट्स को और कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 6 लिखो, बाय इंटरचेंजिंग 2 रोज, बाय इंटरचेंजिंग 2 रोज और 2 कॉलम्स, इंटरचेंजिंग 2 रोज 2 कॉलम्स या कॉलम्स, द डिटर्मिनेंट न्यू डिटर्मिनेंट इक्वल्स न्यू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड इक्वल्स -1 मल्टीप्लाइड टू गिवन डिटर्मिनेंट। By interchanging 2 rows या 2 columns, new determinant obtained equals -1 multiplied to given determinant. New determinant obtained equals -1 multiplied to given determinant.
ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट क्या कहा गया है। स्टेटमेंट कह रहा है कि तुम किसी दो रो को इंटरचेंज कर दो, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, दिस इज योर डेल्टा। नाउ इट सेज कि लेट्स टेक अ न्यू डिटर्मिनेंट, आई एम कॉलिंग इट डेल्टा डैश, है ना। तो दैट डिटर्मिनेंट, न्यू डिटर्मिनेंट इज, मान लो मैंने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, C1 C2 C3 A1 A2 A3, तो ये जो नया डिटर्मिनेंट है ये बराबर होगा माइनस ऑफ डेल्टा, ये स्टेटमेंट है। ठीक, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कहेगा कि सर आप ये रो के कोफैक्टर निकाल दो, दोनों में ऑब्टेन कोफैक्टर्स, कि लेट्स ऑब्टेन कोफैक्टर ऑफ दीज टू। तो देखना तुमको हर कोफैक्टर माइनस टाइम्स आता दिखेगा कि सर ये B1, तो B1 देखो माइनस ऑफ माइनस, भाई पोजीशन तो सबकी सेम है ना, अगर ये माइनस ऑफ माइनर बनेगा तो यहां भी माइनस ऑफ माइनर बनेगा, और यहां दिख रहा है माइनर क्या है, माइनर, इसका माइनर क्या है A2C3 माइनस A3C2, और यहां माइनर क्या है, यहां A3C2 माइनस A2C3। समझ रहे हो? कुछ बात समझ में आई? नहीं, ऐड बोथ नहीं, ऐड करते में भावेश सारे रोज नहीं जोड़ते हैं। जब हम जोड़ते हैं ना डिटर्मिनेंट को तो सिर्फ एक रो पर एडिशन होता है, दो पे नहीं होता है। ध्यान रखना, जो तुम सोच रहे हो कि सर सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारे दिमाग में गलत बात गई है कि सर दो रो आइडेंटिकल आ गए, है ना, तुम यही सोचा ना तुमने कि दोनों को जोड़ दो तो फर्स्ट रो A1 C1 A2 C2 A3 C3 और यहां थर्ड रो भी A1 C1 A2 C2 A3 C3। ये बिल्कुल गलत बात तुम्हारे दिमाग में आई है। ठीक, ऐसे दो डिटर्मिनेंट ऐड नहीं होते हैं। एडिशन सिर्फ एक रो के अबाउट होता है या एक कॉलम के अबाउट होता है। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ओके, बाय इंटरचेंजिंग टू रोज या बाय इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स। आई थिंक प्रूफ सबको समझ आ गया कि सर सारे कोफैक्टर माइनस टाइम्स आ रहे हैं इधर के, तो B1 इंटू माइनस कोफैक्टर ऑफ हियर, B2 माइनस कोफैक्टर ऑफ दिस, B3 माइनस कोफैक्टर ऑफ दिस, इस एलिमेंट का, तो माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब तुम समझ रहे हो, है ना। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज डेल्टा और मैं तुमको एक नया डिटर्मिनेंट देता हूं, what is the relation with given determinant। ये अरे किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है। मैंने क्या कहा था, मैं प्रूफ तो 3x3 को लेके दिखाता जा रहा हूं, बट यू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर एन ऑर्डर। तो लोग समझ गए कि सर ये बराबर होगा, दो इंटरचेंज हुए हैं, है ना, गॉट इट। हाँ, सभी लोगों ने सही लिखा है कि सर ये इक्वल टू डेल्टा होगा क्योंकि दो इंटरचेंजेस हो गए, है ना। पहली बार कह दो कि C1 और A1 को इंटरचेंज कर दिया तो C1 पहली रो बन गया और A1 थर्ड रो बन गया, तो माइनस रिलेशन आ गया। फिर कहना कि सर इन दो को इंटरचेंज कर दो तो एक और माइनस आ गया, दो माइनस आ गए, तो आंसर इज प्लस। करके बताने की जरूरत नहीं है ना। अरे ये है ना बीच का रास्ता, देखो ये रहा बीच का रास्ता, ये स्टेप और फिर इस स्टेप के बाद ये स्टेप,
कि सर आफ्टर दिस स्टेप गो हियर, तो ये तो सेम है, और फिर कह दो कि इन दो को इंटरचेंज करोगे तो माइनस टाइम्स फिर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। ठीक है, समझ गया समझ गया। चलो अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलें, मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी जो तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन। we can use रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एक्सप्लेन करता हूं। किसी भी ऑर्डर के लिए ये सब बातें हो रही है, ध्यान रखना। ए डिटर्मिनेंट लाइक दिस, तुम किसी एक रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी भी एक रो को। फॉर एग्जाम्पल मैं R1 रो पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, ठीक है। अब जिस भी रो को तुम चेंज करना चाहते हो ना, उसको खुद को तो इन्वॉल्व करना मस्ट है। यू कैन ऑपरेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दिस, देखना R1 सम K2 R2 K3 R3। if I operate ऑपरेशन लाइक दिस ओवर R1, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा, न्यू डिटर्मिनेंट, वो एक्चुअल डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। अभी दिखेगा क्यों। चलो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे अप्लाई करके डिटर्मिनेंट लिखते हैं कि व्हाट विल बी द न्यू डिटर्मिनेंट। तो R1 को ट्रांसफॉर्म किया है R1 प्लस K2 R2, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब R1 का ये एलिमेंट, R2 का ये एलिमेंट, R3 का ये एलिमेंट। तो जो नया R1 है, न्यू R1, दैट बिकम A1 K2 B1 K3 C1। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 K2 प्लस K3। समझ पा रहे होगे कि ये ऑपरेशन लगाने से R1 बिकम दिस, ये बन गया R1। दिस इज माई न्यू डिटर्मिनेंट, ठीक। अब ये जो न्यू डिटर्मिनेंट है, दिस इक्वल्स डेल्टा ओनली। क्यों? प्रूफ कर देते हैं कि सर इसके प्रूफ में कोई दम है ही नहीं। एक काम करो, तुम सोच पा रहे हो ना कि सर फर्स्ट रो के कोफैक्टर सेम होंगे। आराम से सोचो, कोफैक्टर ऑफ दिस विल बी सेम एज दिस। अब इस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि सेकंड और थर्ड रो पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इसको मैंने सम में तोड़ दिया, प्लस। अब सेकंड थर्ड रो में लिख ही नहीं रहा, तुम समझना कि सर सेकंड थर्ड रो इज सेम। A1 A2 A3। अब दिमाग लगाओ, K2 B1 प्लस K3 C1 एंड सो ऑन। अब इस डिटर्मिनेंट को अगेन आई कैन स्प्लिट, मैं फिर तोड़ सकता हूं, है ना। तो मुझे एक ही स्टेप में लिख देना चाहिए था कि 3 डिटर्मिनेंट में टूट गया। A1 A2 A3 प्लस K2 B1
K2 B2, दिमाग लगाओ, है ना, K2 B2, K2 B1, K2 B3, K2 B3। तो मेरे ख्याल से दिमाग लगा पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं कि सर जब K2 B1, K2 B2, K2 B3, तो K2 तो आउट हो गया, K2 कॉमन, सही है ना, बाकी सब सेम, B1 2 3, C1 2 3। तो क्या तुमको दिखाई दिया कि अरे ये तो आइडेंटिकल रोज आ गए? सोचो सोचो कि सर ये तो आइडेंटिकल रोज, सेकेंड एंड फर्स्ट, प्लस थर्ड डिटरमिनेंट नोटिस कर पा रहे हो, K3 C1, K3 C2, K3 C3। तो क्या मैं K3 को बाहर निकाल सकता हूं? K3 आउट, दिमाग लगाओ, एंड यू अगेन ऑब्जर्व कि दिस न्यू डिटरमिनेंट हैज 2 रोज आइडेंटिकल अगेन, कि सर फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल। तो लोग समझ गए 0 0, तो आंसर इज इक्वल टू डेल्टा। तो यू कैन अप्लाई ऑपरेशंस लाइक दिस, जहां तुम किसी भी रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन ये मत कहना कि सर R1 को चलो ट्रांसफॉर्म करते हैं R2 प्लस R3, ये स्टेटमेंट मत दे देना, समझ गए? जिस रो को ट्रांसफॉर्म करोगे उसका इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक। बाकी जो भी तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे थॉट आते ना कि क्या मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं, तो तुम घर पे उस ट्रांसफॉर्मेशन को लगा लेना, ठीक। और फिर जैसे मैंने प्रूफ दिखाया ना कि देख मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, देख मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये तो बराबर डेल्टा आ रहा है, तो तुम भी करके देखना। और अगर तुम प्रूव ना कर पाओ कि सर ये डेल्टा के बराबर नहीं प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये जो मेरे दिमाग में बात आई थी ये आगे अप्लाई नहीं करनी है, ये ट्रू नहीं होती होगी, समझ गए? तो दिस इज एब्सर्ड, ये एब्सर्ड है। हाँ, कोफैक्टर तो सेम थे ना सबके, सबको फर्स्ट रो के अबाउट खोला है, और सेकंड और थर्ड रो तो सारे डिटरमिनेंट की सेम थी, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर। अगेन मिक्सिंग मत करना। एट ए टाइम तुम 2 रोज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं 3x3, अरे गधा, थ्योरी पढ़ते वक्त ही सब कुछ जान लोगे, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन करते ही क्यों है, मैथ्स पढ़ते ही क्यों है ना। सवाल तो ये ज्यादा अच्छा है ना कि मैथ्स पढ़ते क्यों है, ठीक। कहां तुम मैथ्स पढ़ने के सबसेट में जाके बात कर रहे हो, सीधा पावर सेट की बात कर लो ना। एवरी सेट विल कम इनसाइड, so everything will become useless, है ना, लाइफ विल बिकम यूजलेस, क्योंकि लाइफ विदाउट मैथ्स इज नथिंग, ठीक। एक छोटा सा दुकान पे तुम खरीदने जाना कुछ सामान, देखना वो एक लड़का जो काम करता है जिस बेचारे ने पढ़ाई तक नहीं की है, उस बेचारे तक को जोड़ना मल्टीप्लाई करना आना पड़ता है, सोचो तुम, ठीक है ना। ओके, तो क्या कह रहा था मैं, है ना, कुछ बोलने जा रहा था, हाँ ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 3x3, मैं सिर्फ 3x3 की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके आगे हमको बात करके करना ही क्या है, आएगा तो है नहीं। ओवर डिटरमिनेंट तुम एट ए टाइम 2 रोज को साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, 2 रोज। अब ये मत कहना सर तीनों को कर देते हैं, तीनों को नहीं, एट ए टाइम 2 ओनली। मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, यू कैन ऑपरेट कि सर मैंने R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस, मैंने R1 को R3 को ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइक दिस।
ठीक। तो जो नया डिटरमिनेंट आया वो भी डेल्टा ही रहेगा। ठीक। तो अगर 3x3 डिटरमिनेंट है तो यू कैन साइमल्टेनियसली ऑपरेट ओवर 2 रोज या 2 कॉलम्स। अगेन जिसको प्रूफ चाहिए हो कि सर क्यों, मैंने अभी पिछला प्रूफ दिया था ना, इसका प्रूफ तुम खुद कर लेना कि एक नया डिटरमिनेंट क्रिएट हुआ a1 a2 a3 b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b3 माइनस a3, थर्ड रो c1 माइनस b1 c2 माइनस b2 c3 माइनस b3। ठीक है, वो खुद प्रूव करेगा कि सर हाँ ये भी आफ्टर सॉल्विंग डेल्टा के बराबर ही है। ठीक। ओके, तो यू अंडरस्टूड नाउ, फाइन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लियर। चलो एक बात मैं तुमको और ऑपरेट करा देता हूं। कई बार मेरे मन में विचार आता है कि यार मैं R1 ऑपरेट करना चाहता हूं, मैं R1 ऑपरेट कर रहा हूं और मैं R1 के एलिमेंट को भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। समझना मेरी बात को। तुमने इस बात को तो नोटिस किया ना कि सर जिस भी रो को आप ऑपरेट करो, जिस भी रो को, उसका कोएफिशिएंट तो आपको परमानेंट 1 रखना है, 1, तब ही डिटरमिनेंट सेम आता है ना। ये प्रूफ दिया था, देखो ये पीछे प्रूफ है कि सर R1 को आपने R1 ही रखा था। तो मेरे मन में थॉट आ रहा है कि नहीं, मैं तो R1 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। देन व्हाट विल हैपन, तो उससे क्या होगा अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं, R1 बिकम K1 R1 K2 R2 K3 R3, मैं ये ऑपरेशन लगाना चाहता हूं। देन व्हाट, तो बहुत आसान है। तो जो नया डिटरमिनेंट है ना, तो तुम जो सोच रहे हो कि सर लगा दीजिए, आप तो ऑपरेशन लगा दीजिए, K1 A1 K2 B1 K3 C1। A2 लाइक दिस। जो मन में आए वो करना चाहिए। लाइक दिस। ठीक। लेकिन अब ध्यान क्या रखना कि सर ये जो नया डिटरमिनेंट है ना, ये 1/K1 होगा। बस इतनी सी बात। कारण बहुत इजी है। अरे लाइफ बहुत इजी है यार। तुमको K1 A1 चाहिए ना, तुमको K2 A2 चाहिए। मैं तुमको क्यों ना इस स्टेप से ले जाऊं कि चलो हर एलिमेंट को पहले से ही K1 बना लेते हैं। समझना, दिस इज माई न्यू डिटरमिनेंट। अब तुमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से आता है ना कि सर स्केलर आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपको उस स्केलर को बैलेंस करना पड़ेगा 1/K1। समझना इस बात को। कैन आई राइट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस? लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी से बोलो, फट से एक यस बोल दो। पता नहीं तुम्हारी चैट स्क्रॉल हो भी रही है कि नहीं हो रही है, आई डोंट नो। ठीक, एक यस लिखो फटाफट। यस, ओके। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर कि योर डेल्टा इक्वल्स दिस। ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, मानते हो। अब ये जो नया डिटरमिनेंट है, इस पर मैं कह रहा हूं नाउ ऑपरेट R1 गोज टू R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3। मानते हो इस डिटरमिनेंट पर ये ऑपरेट करने से जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो इसी डिटरमिनेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू सेम डिटरमिनेंट। क्यों? आपने R1 को R1 ही तो रखा है। मानते हो ये ऑपरेट करने से नाउ यू कम टू दिस स्टेप कि सर ये डिटरमिनेंट इसके बराबर हो गया। और अब तुम समझ रहे हो कि सर 1/K1 बाहर पड़ा हुआ है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि अगर
किसी रो को मैं ऑपरेट कर रहा हूं एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय सम स्केलर, तो कर लो, लेकिन उसको बैलेंस कर लेना। इजी, जल्दी से हाँ बोल दो फट से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। हाँ करो क्विकली। अरे कौन सा मैं सबको समझाता हूँ यार, अगर किसी को नो भी है, किसी ने नहीं समझ आया तो मैं तो कुछ लोगों को समझाता हूँ, लोग जानते हैं कुछ लोग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कितना साफ साफ कहता तो हूं। डन, ओके, सो आइडिया क्लियर राइट। चलो थोड़े से डिटर्मिनेंट याद रखने वाले बताता हूं, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशंस काफी इजी होगी। तो एक्चुअली हम लोग अब प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, बट आई वांट यू टू रिमेंबर सर्टेन क्वेश्चंस, है ना। कुछ प्रॉब्लम तुमको याद रखने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। लेट्स ऑब्टेन द वैल्यू, है ना। तो यू विल नो कि सर ये प्रॉपर्टीज सीख लेने से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, एक तरीका तो ये है कि सर खोल दीजिए इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अबाउट फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए 1 into दिस माइनस दिस, ठीक। तो आई कैन डायरेक्टली एक्सपेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट आई डिड, मैंने कहा कि चलो ऑपरेट करते हैं। आई ऑपरेट R2 गोज टू R2 माइनस R1। अभी तुमको समझ में आएगा कि ये ऑपरेशन क्यों सोचा मैंने, अभी समझ में आएगा। ऐसा करने से देखो यहां 0 बन जाएगा, है ना। R3 ऑपरेट कर दिया, तुम्हारी मर्जी है, यू ऑपरेट R3 माइनस R2 या यू ऑपरेट R3 माइनस R1, ठीक। तो तुम फिर समझ गए कि सर ऑपरेट करने से ये भी 0 बन जाएगा। अब आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन जो नया डिटर्मिनेंट है, मानते हो वो इसके बराबर ही होगा, है ना। योर फर्स्ट रो is unchanged, no change. Your second row by transformation become this. Your third row after transformation become this. यहां तक all okay, ठीक। Now अब तुम फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर आई फाइंड y माइनस एक्स कॉमन इन ऑल 3 एलिमेंट। तुम तो जानते हो वी कैन टेक स्केलर आउट ऑफ 1 रो या 1 कॉलम। तो आई एम गेटिंग y माइनस एक्स आउट, लेने से योर सेकेंड रो बिकम, भाई जितना सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा। अब इसी तरह से तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सर इन थर्ड रो आई फाइंड z माइनस एक्स कॉमन टू ऑल 3। तो इफ आई गेट z माइनस एक्स कॉमन इट बिकम अब मुझे लगता है कि अब तुम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए तुमको बेस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा कि सर अबाउट दिस कॉलम एक्सपेंड कीजिए।
आपको सिर्फ इस एलिमेंट के अबाउट खोलना पड़ेगा क्योंकि बाकी तो जीरो है, जीरो इंटू को फैक्टर, जीरो इंटू को फैक्टर। तो नाउ इफ आई एक्सपेंड, अरे ये z प्लस एक्स लिख दिया यार, सॉरी, माइनस। तो माइनर और को फैक्टर बराबर होते हैं ऑफ दिस एलिमेंट, एंड को फैक्टर माइनर इज व्हाट, दिस इंटू दिस z plus x minus this into this y plus x. So I now get z plus x minus y plus x. Answer is z minus y is the final answer. जिसको थोड़ा गुड लुकिंग बनाए कि सर थोड़ा साइक्लिक लिखते ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक ही बात है यार। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इन प्रॉब्लम्स आई विल डायरेक्टली अप्लाई R2 को R2 माइनस R1 कैसे हुआ, लिखा हुआ है कैसे हुआ, लिखा तो है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो, डन। एक ऑल्टरनेट वे भी मैं बता देता हूं, बट वो मेरी प्रैक्टिस में थोड़ा कम है, मैं कम यूज करता हूं। I prefer to use row column operations, ठीक, रो कॉलम ऑपरेशन लगाना ज्यादा प्रेफर करता हूं मैं, राइट। मुझे बताना एक बात, जस्ट सोचना कि सर डिटर्मिनेंट इक्वल टू आंसर, दिस इक्वल टू दिस, डोंट यू थिंक कि ये एक आइडेंटिटी है? सोचो सोचो, this equal to this is an identity. बोलो हाँ। whatever xyz is, xyz कुछ भी रखो, your left hand, your right hand will be the same. अरे तो कोई तुमसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो डोंट यू थिंक कि ये एक ही एक्सप्रेशन को लिखने के दो तरीके हैं, एक तरफ फैक्टर करके लिखा हुआ है, एक तरफ एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, लेकिन है दोनों एक ही बातें। तो तुमको लगता नहीं कि ये जो फॉर्मूला आपने जस्ट अभी बोला इज वैलिड फॉर एवरी एबीसी, और जब कोई फॉर्मूला हर एबीसी हर XYZ पर वैलिड होता है, वेयर एवर डिफाइंड, जहां भी वो डिफाइन होगा उसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक। तो और आइडेंटिटी का तात्पर्य समझते हो ना कि सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इज एग्जैक्टली द सेम, गॉट इट। तो क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है तो लोग पता है तुक कैसे करते हैं कि अच्छा चलो तुमको इस डिटरमिनेंट को बताता हूं सम अदर वे। इस डिटरमिनेंट को बगैर एक्सपेंड किए खोलो मत, जस्ट ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इसे खोलता तो ये XYZ में कुछ पॉलिनोमियल आता। पॉलिनोमियल से मतलब समझते हो? इफ एक्सप्रेशन कंटेन वेरिएबल रेज्ड टू होल नंबर पावर, अगर किसी एक्सप्रेशन में होल नंबर पावर्स आ रही है उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर इसे खोल दिया जाए y इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर, इस तरह के टर्म आ रहे हैं, तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि सर एक्सप्रेशन में जो भी XYZ आ रहा है ना वो कुछ होल नंबर पावर के साथ आ रहा है। तो यू कैन कॉल इट ए पॉलिनोमियल इन XYZ, गॉट इट। अब मैंने क्या किया, मैंने तुक्के से तुमको करके दिखाया कि डेल्टा, लेट इट बी डेल्टा। मैंने कहा जरा एक काम करो,
पुट x इक्वल टू वाई, जरा y को x के बराबर रख के देखो, सही है ना। जैसे ही मैंने y को x रखा, ओरली देखते जाओ, 1x x स्क्वायर, दिस इज 1x x स्क्वायर, मानते हो दो रो आइडेंटिकल हो गए, तो इफ आई पुट दिस देन योर डेल्टा बिकम 0। अब तुम लोग पॉलिनोमियल के 0 होने का अर्थ समझते हो कि सर पॉलिनोमियल जब 0 होता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि y माइनस एक्स इज इट्स फैक्टर। पॉलिनोमियल में x को 2 रखा, पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब होता है x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब तुम इसी तरह से समझ गए कि सर ऐसे ही मुझे दिख रहा है, पुट y इक्वल टू z, योर डेल्टा बिकम 0, पुट z इक्वल टू x, योर डेल्टा बिकम 0, सही। तो इसका मतलब है कि आपका जो डेल्टा है ना इज गोइंग टू गेट y माइनस एक्स, z माइनस वाई, y माइनस z माइनस एक्स एज फैक्टर, ठीक। नाउ अगेन आई सेड, मैंने कहा कि अब जरा डिटरमिनेंट में फिर जाओ, इसको मन में एक्सपेंशन रीड करो कि सर अगर मैं इसको खोलता तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर ज्यादा से ज्यादा जो डिग्री है, डिग्री वो 3 है, आपकी कोई भी टर्म 3 से ज्यादा पावर कंटेन नहीं कर रही है, ठीक है। अरे अभी मैं कर रहा हूं, है ना, 3yz स्क्वायर, अरे कंबाइंड पावर की बात हो रही है। एनी टर्म इफ कंटेन ए बी, तो वो a और b की डिग्री 2 कहलाएगा कि सर a की पावर b की पावर का सम। a स्क्वायर 2 डिग्री, a क्यूब 3 डिग्री, a स्क्वायर इंटू बी 3 डिग्री। समझ पा रहे हो मेरे? तो तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये 3 डिग्री से ज्यादा कोई भी टर्म कंटेन नहीं कर रहा है। फाइन, तो क्या तुम यहां से बोलोगे कि सर यहां से जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है ये 3 डिग्री तो बन गया? आप खोल के देख लो, फ्रॉम एवरी ब्रैकेट आई टेक 1 टर्म, तो आई एम गेटिंग 3 डिग्री टर्म्स। तो यहां से तुमको एक बात दिमाग में गई कि सर अब किसी और फैक्टर के आने का स्कोप खत्म, देयर कैन नॉट बी एनी मोर फैक्टर्स, ठीक। अरे तुमने मुझे क्वाड्रेटिक के 2 रूट बता दिए कि सर 2 इज अ रूट, 5 इज अ रूट, तो क्या अब किसी और फैक्टर की गुंजाइश खत्म हो गई कि सर क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा तो रूट होते ही नहीं, ठीक। लेकिन क्या अब मैं ये बोलूं कि योर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, बट आई कैन पुट सम कांस्टेंट हियर, कुछ के तो हो सकता है कि सर लेट्स ऑब्टेन के। अरे x माइनस 2, x माइनस 3 इज अ फैक्टर, डजंट इंप्लाई कि योर क्वाड्रेटिक फंक्शन इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, इट कैन बी माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, हो सकता है कि नहीं? सोच के देखो कि हां माई क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये भी तो हो सकता था, ठीक। नाउ के, अब मेरा काम है के निकालना। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर आपने अभी भी कहा था ना कि ये आइडेंटिटी है, दिस इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, ठीक। तो यू आर फ्री टू पुट एक्स वाई जेड एनी वैल्यू, तुम एक्स वाई जेड को कुछ भी रख सकते हो ना भाई, तुमको के निकालना है, कुछ भी करके के निकालो। तो मैंने कहा चलो रैंडमली कुछ पुट करते हैं, लेट्स पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1। बस इंटेलिजेंटली पुट करना, कुछ ऐसा मत पुट कर देना कि सर ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, मुझे के मिला ही नहीं कि व्हाट इज योर के, 0 बराबर के इंटू 0, तो तुम समझ रहे हो आई एम अनेबल टू फाइंड के। तो कुछ ऐसे वैल्यू पुट करते हैं जिससे के निकल आए। तो आई पुट दिस,
कर सकता हूं ना। तो इसको पुट करने से देखो डेल्टा कितना आ रहा है, डेल्टा 1 1 1 1 1 0 0 1 -1 1। अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर इसके अबाउट खोल दीजिए, तो इसके अबाउट खोला तो 1। मानते हो को फैक्टर माइनस ऑफ माइनर होगा, है ना, और माइनर तो तुम लोग बहुत फास्ट बता देते हो। 1 + 1 2, लेकिन -2 दिमाग में गया। यार कैलकुलेशन तो तुम खुद करोगे ना कि सर एक्स वाई जेड को पुट करके डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आई। नाउ गो टू दिस एक्सप्रेशन, गो टू दिस k टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू k टाइम्स y माइनस एक्स। y किसको बोला था, 0 0 -1 z माइनस y, z minus x, so it come out -1 -1 -2 -2k। तो कुछ समझ में आया कि सर -2k तो आया है ना, -2k। ठीक, तो -2k इज इक्वल टू -2, my k become 1, k is 1। तो योर फाइनल आंसर मैच कर गया। अरे x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। तो कुछ समझ में आया। वी कैन डू सम प्रॉब्लम्स यूजिंग फैक्टर्स ऑल्सो, कि सर फैक्टर के थॉट से भी कुछ सवाल किए जा सकते हैं। ठीक, बट मुझे तो भाई वो रो कॉलम ऑपरेशन इज बेस्ट, कि सर वो मैनिपुलेशन कहीं बेहतर होती है। ठीक, स्टिल तुमको पता होना चाहिए कि देर इज वन मेथड लाइक दिस ऑल्सो, है ना, कि ऐसा भी एक मेथड हुआ करता है। क्विकली डन, ओके। नाउ सम मोर डिटर्मिनेंट्स टू रिमेंबर। हाँ, ये रिजल्ट मैं चाहता हूं फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला रटो। 1x x², 1y y², याद रखो इसको, है ना, और याद रखने में इजी भी है, साइक्लिक फॉर्म। सम मोर डिटर्मिनेंट टू रिमेंबर। इक्वल लग रहा होगा ना कि सर ये 4 डिग्री का आंसर आएगा। हाँ, ये आंसर 4 डिग्री का आएगा ना, तो आंसर इज इक्वल टू दिस। तुम विदाउट फैक्टर करना, विदाउट फैक्टर बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। R2 माइनस R1 लगा दिया 0, R3 माइनस R1 लगा दिया 0, 2 0 आ गए, खोल दिया, अबाउट फर्स्ट कॉलम खोल दिया, फट से आंसर मैच कर जाएगा कि हाँ सर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो रो कॉलम ऑपरेशंस इज बेस्ट। बाकी जो लोग फैक्टर तो कहेंगे, वो लोग कहेंगे सर 3 फैक्टर तक तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए, है ना, कि 3 फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, दिस दिस दिस। फिर कहेंगे सर आंसर 4 डिग्री का था, है ना, तो आंसर 4 डिग्री का है, तो इसका मतलब है एक 1 डिग्री का स्कोप बचा है। और फिर लोग कहेंगे कि सर एक्स वाई जेड में ये सिमेट्रिक है, देखो ध्यान से, दिस एक्सप्रेशन इज सिमेट्रिक इन एक्स वाई जेड। तो वो वॉट एवर 1 डिग्री इज हैज टू बी सिमेट्रिक इन एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। मैंने कहा ना वो रो कॉलम ऑपरेशन इज द बेस्ट। ओके, ये भी याद रखना है, ये आंसर 5 डिग्री का है।
अब मत कहना कि सर 2 डिग्री का जो स्कोप है वो आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्यों नहीं निपटाया। ठीक है, जो भी लोग एक्स स्क्वायर सोचेंगे उनको मैं बोल दूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर अगर तुमने यहां लिया तो एक्स की पावर 4 भी आएगा। देखो एक्स स्क्वायर एक्स 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 की पावर 4 इंटू फोर्थ नेक्स्ट वेरिएबल, बट इस डिटर्मिनेंट को खोलने से यू आर नेवर गेटिंग एक्स की पावर 4। ठीक, तो अगर किसी को यह गलत आइडिया आ रहा है कि सर वो बची हुई 2 डिग्री को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेते, तो वो समझ जाए कि सर इस डिटर्मिनेंट को खोला ना जब मैंने, तो मुझे एक्स की पावर 4 तो कभी दिख ही नहीं रहा है। जबकि अगर आपने यहां एक्स स्क्वायर लिया और इसे खोला तो एक्स की पावर 4 आएगा। देखो, समझ पा रहे हो ना? अरे ऐसे ही लिखता हूं यार, जेड, ये मेरा जेड है। ठीक है, आइडिया क्लियर? बाकी तुम समझ रहे हो ना कि सर रो कॉलम ऑपरेशन से बात डिराइव हो रही है। मैं तो 2 जीरो बनाए और एक्सपेंड किया एंड आई गेट दिस आंसर। फाइन। नाउ वन लास्ट डिटर्मिनेंट टू रिमेंबर, इसके बाद हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, इसको लोग बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, है ना? यार 2 तो मेरा बहुत साफ होता है, मैं ऐसा 2 लिखता हूं, कहां से कंफ्यूजन होने लग गया? देखो दोनों, जब 2 चीजों में कंफ्यूजन होना तो दोनों को साथ में लिखो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर जब 2 लिखते हैं और z लिखते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये देखो साथ में लिखें। ठीक, एबीसी, देखो साइक्लिक फॉर्म में लिखा है एबीसी बीसीए सीएबी, तो इसका जो आंसर है वो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है कि सर ये जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो ना, हाँ, एक बार लोग मेरे z को लेके 7 से कंफ्यूज हो फिर भी समझ में आता है कि सर 7 के साथ कंफ्यूजन है। दैट इज ट्रू, क्योंकि 7 भी मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं 7। तो सर्टेनली देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन z एंड 7 बट नॉट बिटवीन z एंड 2। ओके, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। ठीक, ओके, इस एक्सप्रेशन से तो तुम लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, है ना, कि सर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन मैथ्स। 2 तरीके से हम लोग इसको पहचानते हैं, माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, और फिर वो सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी का फर्दर हाफ इंटू ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। यू नो दिस आइडिया। इसका प्रूफ पता है सबसे अच्छा क्या है? इस रिजल्ट का बेस्ट प्रूफ, कुछ प्रॉब्लम्स डिटर्मिनेंट के बेस्ट सॉल्व होते हैं बाय डायरेक्टली एक्सपेंडिंग, एंड दिस इज वन ऑफ देम। सीधा खोल दो इसको बगैर बुद्धि लगाए कि सर एकदम मैंने दिमाग खर्च नहीं किया, सीधा इसको खोल दिया। तो देखो व्हाट हैपन, ए कोफैक्टर बराबर माइनर एंड माइनर इज BC माइनस ए स्क्वायर। नाउ B इंटू मैंने फर्स्ट रो के अबाउट खोला है, लोग समझ रहे हैं कि सर कोफैक्टर इज माइनस ऑफ माइनर, माइनस ऑफ माइनर, तो चलो माइनस में पहले ही लगा देता हूं। अब तुम माइनर लिखना, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर बराबर माइनर, तो प्लस सी इंटू, अब मैं सीधा माइनर लिख रहा हूं,
माइनर ए बी माइनस सी स्क्वायर। इससे इजी प्रूफ ये रिजल्ट का नहीं है। लेकिन अगर तुम कहोगे कि सर आप तो 2 0 बना के सवाल करके दिखाओ जैसे आप अब तक करते आए थे, है ना, कि आप यार वो 2 0 बनाते हो फिर कहते हो एक्सपेंड करो। तो अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट नहीं खोलूंगा, मैं तो 2 0 बना के करूंगा, तो वो लेंदी थोड़ा लंबे अप्रोच से जा सकता है कि सर इसी सवाल को थोड़ा डिफिकल्टी से करते हैं, है ना। चलो R1 को ऑपरेट कर दिया, R1 +2 +3 ये ऑपरेट कर दिया। इससे फायदा क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ R1 बिकम a + b + c, a + b + c, a + b + c। तो तुम समझ गए कि सर हमने बाहर भी निकाल लिया a + b + c 1 1 1। अब लोग समझ रहे हैं कि सर 2 0 अप्रोच क्रिएट 2 zeros इन सेम रो या इन सेम कॉलम और फिर खोल दो। तो नाउ आई ऑपरेट C2 goes to C2 - C1 साइमल्टेनियसली C3 - C1। ऐसा करने से तुम समझ रहे हो अननेसेसरी हमने प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बना दिया है, लेकिन ठीक है कि बाय डूइंग ऑपरेशंस ऑल्सो आई एम एबल टू डू। 0 C - B A - C 0 A - B B - C। अब एक्सपेंड तुम खुद कर लेना कि बाय एक्सपेंडिंग, है ना, 100% एक्सपेंड करके किसी को डाउट ही नहीं है कि सर जब इसके अबाउट खोला ना तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आता है सिग्मा ए बी माइनस सिग्मा ए स्क्वायर। खोल लेना इसको, ठीक। तो एक्सपेंड करने से ये रिजल्ट आया एंड यू नाउ अंडरस्टैंड कि आई गेट द आंसर माइनस ऑफ a³ b³ c³ -3abc। डन। तो चलो प्रॉब्लम सब कल से ही करते हैं, आज एक फाउंडेशन तैयार हो गया हमारा, है ना, कि चलो डिटर्मिनेंट के फंडामेंटल्स तो आ गए, रो कॉलम ऑपरेशन, डेफिनिशंस, प्रॉपर्टीज, इस सबको पढ़ के आना। तो कल अपन करेंगे, राइट, होमवर्क। फिनिश एक्सरसाइज 1 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। Only 5 questions remaining, right? 21 to 5. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे थोड़ा वर्क करते हैं ना सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईआईटी में काफी पूछा जा रहा है। ओनली 15 क्वेश्चंस ऑफ 2। भाई एक दिन में 20 सवाल तो करने चाहिए ना, है ना। 20 क्वेश्चंस का तो होमवर्क तुम लोग कम लेते हो, कम मतलब एक्सेप्ट करते होगे ना कि सब कम ही तो दिए, सिर्फ 20 दिए, ओनली 20 बस। हैप्पी, खुश हो, जल्दी बताओ, हो ना खुश, ठीक है, चलो बाय, जय हिंद।